हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का के एक गीत का कुछ अंश सुनाता हूँ, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अंगड़ित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। समझ गए होंगे आप, आज मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ। 25 वर्ष पहले 26 जुलाई 1999 को कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराकर हमारे फौजियों ने ऐलान कर दिया था कि हमने पाकिस्तान के कब्जे से अपने क्षेत्र को छुड़ा लिया है। उस दिन देश बहुत हर्षित हुआ और वो हर्ष का दिन आज भी है। चूँकि 25वां वर्ष है तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक भाव आता है कि 25 साल पहले हमारे सैनिकों ने किस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया था। आज वो गर्वित होने वाला दिन है और उसी गर्व के दिन को याद करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 फौजियों को आमंत्रित किया है। हमारे बगल बैठे हैं चिरंजीव भट्टाचार्य जी साहब। आप हवलदार रहते हुए, सेवा करते हुए आप रिटायर हुए थे और हमारे ठीक बगल में आपसे परिचित है आप अच्छी तरह से, कैप्टन मुकेश अदलका जी हैं। नमस्कार। और इनके बगल में बैठे हुए हैं दीपक सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संघ कोरबा के और नायब सूबेदार के पद पर रहते हुए आपने सेवानिवृत्ति ली थी। आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बात मैं कैप्टन साहब आपसे शुरू करूँगा। जिस समय ये युद्ध चला लगभग 2 माह तक बताया जाता है, हालांकि 3 मई को घुसपैठियों से खबर मिली थी, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग 2 महीने तक युद्ध चला था और उसमें 527 के आसपास हमारे सैनिक मारे गए थे और 1363 के आसपास कुछ घायल हुए थे। एक युद्धबंदी थे के नचकेता जी, जिनका MiG-27 मार गिराया गया था। ये एक समरी है। स्वाभाविक है कि हमारे दर्शकों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय आप तो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। मैं उस समय बॉर्डर पे ही था जी। मैं उस समय 501 एयर डिफेंस के साथ था। और देखिए, जैसे हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस जी, विजय की बात हम करते हैं तो 2 प्रतियोगी आपस में लड़ते हैं। कोई भी कंपटीशन होता है, एक जीतता है एक हारता है, तो उसको हम विजय कह देते हैं। जी, इतनी आसानी से हम इसको विजय नहीं कह सकते। ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम स्थितियों में हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया, आज ये गर्व की बात है कि जिस तकनीकी से हमारे सैनिक ऊपर चढ़े खड़ी चढ़ाई पे और इस युद्ध में विजय हासिल की, उस टेक्निक को आज विश्व की सारी आर्मी अपने आर्मी को जब ट्रेनिंग देती है, अपने देश की आर्मी को ट्रेनिंग देती है, उसमें विशेष रूप से इस अध्याय को जोड़ा जाता है कि कारगिल युद्ध में जो तकनीक अपनाई गई, तो यह तकनीक हमारे सैनिक ही अपना सकते हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि जब ये युद्ध शुरू होना था तो यूएस प्रेसिडेंट ने कह दिया था हमारे पीएम से कि इसमें आपकी विजय 0% मैं मानता हूँ जी। लेकिन हमारे भारत भूमि के लाल, उन्होंने अपना कर्ज निभाया। हंसते हंसते हुए उस खड़ी पहाड़ियों पे, दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ते गए। देख रहे हैं ऊपर से बौछारें हो रही हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, नहीं हंसते हंसते हुए अपना प्राण त्यागते गए और फोर्स आगे बढ़ती गई, जिसका परिणाम निकला कि आखिर में हम उस पहाड़ी पर विजय हासिल की है। जी 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 जी, स्वाभाविक है। हमें वो उस समय 527 हमारे सैनिकों को की शहादत हमें देखनी पड़ी, लेकिन यह है कि जब ऐसी दुर्गम स्थिति होती है तो उसमें हम लोग को नुकसान तो पहले से एहसास रहता है कि भी होगा। जी जी, लेकिन हम लोग विजय हुए और जिसको पूरा विश्व डंका मानता है, लोहा मानता है कि ये केवल भारत के वीर सपूत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, बाकी देश के शायद ही ना कर पाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चिरंजीव साहब, आप उस समय फौज में रहे जी, और स्वाभाविक है कि कैप्टन साहब ने जैसा कहा कि वो एक ऐसा मुकाम कि ऊपर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से हम चढ़ रहे हैं जी, तो उनके ऊपर से फेंका गया एक छोटा सा पत्थर भी हमारे लिए प्राणघातक हो जाया करता है, तो बम और इसकी तो बात ही क्या की जाए। उस समय जो हालात थे तो उस समय स्वाभाविक है कि कुछ फौजी आपके भी टच में रहे होंगे जिनने शहादत दी होगी या जो मौके पर जाकर के युद्ध लड़े होंगे या आपने देखा होगा, कुछ महसूस किए थे उस समय? आज याद है कुछ? हाँ, मुझे याद है कि मैंने महसूस किया था कि हमारे जो फौजी जो है
वो चढ़ रहे थे और ऊपर से गोलियां, जो पाकिस्तान जो पहले से बैठी हुई थी वहाँ पर, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने वहाँ से, क्योंकि जहाँ जब टॉप से जब गोली मारता है नीचे की ओर तो एडवांटेज टॉप को मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि रफ्तार जो है गोली की बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। तो उसी प्रकार हमारे बंदे चढ़ते गए और वो गोली ऊपर से वो मारते गए। तो फिर इन्होंने हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे सभी, जो हमारे जो आर्मी के, चाहे वो 7 जाट के बोलिए, चाहे वो इसका लद्दाख स्काउट्स के बोलिए, सबों ने एक वो बनाया कि एक साइड को छोड़ के तीनों साइड से मतलब चढ़ा जाए। और तीनों साइड से जब सेना चढ़ी तो उसके बाद तीनों साइड से एक साथ जब चलते वो हुआ, नीचे से जो हमारी आर्टिलरी उन्होंने कवरिंग फायर दिया। जब कवरिंग फायर उन्होंने नीचे से तोप के गोले जब वो बरसाए ऊपर, तो हम उसी तोप के रफ्तार में हमारे जो बंदे थे कवरिंग फायर देते हुए ऊपर चढ़ सके। और इतने में जो है ऊपर से एयर स्ट्राइक भी होता रहा, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने वो पॉइंट को नापते नापते पूरे GR को मिलाते हुए पूरे बम्बार्डिंग किया और वहाँ पर तहस नहस हो गया। और जो हमारे गुत्थम गुत्ते की भी लड़ाई हुई वहाँ पर एकदम है, जब बंकर में जब हमने कैप्चर किया तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि गुत्तम की भी लड़ाई हुई थी। जैसे हमारे परमवीर चक्र योगेंद्र यादव, जिनको 17 गोली लगा फिर भी वो आज जिंदा है। जी, कल्पना करके सिहर जाता है मन की। आप कल्पना करिए कि इधर से गोले छूट रहे हैं ऊपर, उसी बीच में हमारे सैनिक चढ़ रहे हैं, और ऊपर से ही हमारी सेना भी गोलीबारी कर रही है, और उसी बीच में पाकिस्तानी भी गोलीबारी कर रहे हैं। मतलब वो मंजर कैसा रहा होगा। और उस बीच में अपने देश के लिए युद्ध करने वाले जो लोग हैं, अपने मादरे वतन की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने कफन बांध रखा था, उनके जज्बात किस तरह के रहे होंगे। दीपक जी, आप तो उसके बाद भर्ती हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो मिले होंगे आपको जो नए रहे होंगे उस समय, या पुराने रहे होंगे, आप नए रहे होंगे, तो बताए होंगे उस संस्मरण की कैसे युद्ध लड़ा गया था। जी, वही है कि जब युद्ध हुआ, मतलब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पहले तो हमारे जो नीचे क्या होता था कि 6 महीने के नीचे आ जाते थे वो पोस्ट छोड़ के, जब बर्फबारी होती थी तो आए हुए थे नीचे। जब उसके बाद जब वापस जाना था तब जाने लगे, तब अचानक से उन्होंने फायरिंग कर दिया। तब जाके पता चला कि भाई यहाँ कोई और बैठा हुआ है हमारे जो पोस्ट पे। तब ये पता चला, तो उसके बाद फिर सबको प्लानिंग की गई कि अब कैसे करना है। लेकिन इतना हार्ड जो था वो, मतलब वहाँ पहुँच पाना, क्योंकि वो पहले से बैठे हुए हैं। यहाँ से जो नीचे जाएगा तो उनके मतलब बिल्कुल टारगेट में थे, जाना बहुत मौत के मुंह में जाने जैसा। फिर भी अब जाते गए तो इतनी जो कठिनाई थी उसको झेलते हुए, जब बिल्कुल 100% मरना ही जानते हुए अपने जान की प्राण की कुर्बानी दी, ये बहुत बड़ी मतलब एक बलिदान है। तो ये सब चीज़ें सुन के अपने आप में एक जुनून जागता है और देश के प्रति बलिदान होने का समर्पण भाव आता है। तो कभी ऐसे लोग मिले आपको जिन्होंने युद्ध लड़ा था आपके फौज में रहते हुए? जी, बहुत लोग मिले और उन्होंने अपने बताया भी अपना मतलब जो उनका तजुर्बा है। तो उसको सुनने के बाद कभी मन में डर नहीं पैदा हुआ कि कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी, या मन में आया कि यार हम भी होते तो अच्छा रहता? हमारे एक्चुअली क्या है कि मेरे मन में तो यह है कि काश हम भी उस ऐसा कुछ सिचुएशन में होते तो हमें भी थोड़ा बलिदान होने का मौका मिलता, या हमें भी अपना शौर्य या पराक्रम दिखाने का मौका मिलता तो अच्छा महसूस होता। और कई लोग ऐसे होते भी हैं जो थोड़ा सिहरन से आ जाती है, डर भी लग जाता है, लेकिन डर के आगे ही जाना है, तभी हमको जीत हासिल कर सकते हैं हम। जी मुकेश जी, जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय मुझे स्मरण है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में हुआ था। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, कोरबा की बात करें तो यहाँ भी खूब प्रदर्शन हुए, आक्रोश रैलियाँ निकाली गई। और मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया था, प्रिंट से, और हमने उसको कवरेज भी दिया था। आज भी वो जहन में है लोगों का आक्रोश और लोगों का वो उसमें बयान जो लोग दे रहे थे। ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के सीतामढ़ी तक एक आक्रोश रैली निकाली गई थी और हजार लोग स्वस्फूर्त, बस एक आह्वान किया गया था, स्वस्फूर्त आए और सब ने जिस तरह से फौजियों का मनोबल बढ़ाने वाले बयान दिए और एक सूत्र में बंध कर हुंकार भरी थी, पूरा भारत उसमें शामिल था। वो हुंकार तो उन फौजियों तक जरूर पहुंची होगी। एक होता है ना, एक वलय तैयार होता है, एक ऊर्जा का संचार जो होता है ना, उसका लाभ सबको मिलता है। तो वो जो ताकत पहुंची होगी पूरे भारत की, तो वो लोग जो संगीन के बिल्कुल साये में या गोलियों के साये में आगे बढ़ रहे थे, उनका मनोबल और बढ़ा होगा। बहुत इससे अपार मनोबल में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जहाँ देखिए देश के जो हमारे नागरिक हैं वो ये सोच करके व्याकुल हो रहे थे कि देखिए जो अनुबंध दो देशों के बीच में हुआ जी, कि भाई जब सर्दी का मौसम आएगा तो फिर हम लोग भी पोस्ट से नीचे होंगे, आप भी नीचे होंगे।
जबकि उन पोस्टों में -70-60 डिग्री हो जाता था टेम्परेचर, तो -25-20 और -60 में बहुत अंतर हो जाता है। तो दोनों के बीच में अनुबंध हुआ कि भाई चलो हम भी डाउन होंगे, आप भी डाउन होंगे। और जब वो लोग उस पोजीशन का, उस अनुबंध को तोड़े, तो अनुबंध टूटने पर देश स्वाभाविक के मतलब व्याकुल होगा, आक्रोशित होगा कि भाई हम तो विश्वास कर रहे हैं और हमारे साथ ज़बरदस्त विश्वासघात हो रहा है, और हमारी हाइट वाली जितनी पोस्टें हैं उन पे वो कब्जा करके बैठे हैं। तो किसी भी तरीके से यहाँ मतलब देश वालों के, तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं उनको थोड़ा एक आह्वान मिलेगा तो ये लोग आगे ही ना बढ़ जाए, सीमा पे ना पहुँच जाए जी। कि उस समय ये माहौल था, ये माहौल को हम लोगों ने महसूस भी किया, क्योंकि घर में जब चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, न्यूज़ में देखते थे, तो एक अलग जोश मिलता था कि देखो हमारे लिए हमारी जो जनता है कितनी हमारे सपोर्टिव में खड़ी है, कि हम लोग तो अपने नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं वो विश्वासघात कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आक्रोश मन में विशेष करके फौजी परिवारों से जो जुड़े लोग होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा आक्रोश होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भाई, मेरे पिता, ये लोग सब वहाँ जा कर के शहादत दे रहे हैं और पाकिस्तान हमारे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। इन्हीं हरकतों के बीच में चिरंजीव जी यह भी बात तो आती होगी कि जो एक बार बात चली थी 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात, तो बहुत सारे फौजियों ने उसमें आक्रोश भी व्यक्त किया, फिर इसी सरकार ने उनको कुछ राहत भी दी। तो कभी मन में आया क्या कि हम लोगों को जो सेवा देते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की सेवा करते हैं, उनके साथ पेंशन के मामले में थोड़ा सा जो किंतु परंतु लेकिन की स्थिति बनती है, तो थोड़ा अच्छा नहीं है वो। हमें जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, हमें सबसे पहले हमारे लिए जो है, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा देश जी। और यही है हमारी एक, हमारे जो फौज के अंदर सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि ईमानदारी जी, और दूसरा जो है हमारे हुक्म के हम गुलाम हैं। हमें कोई जो कह दिया गया उसको करना है। यस मतलब यस, हमारे फौज के अंदर नो शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है जी। और 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो एक प्रकार से मैं बोलता हूँ कि महंगाई के साथ साथ जी फौज जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या जो भी हैं उनको भी मतलब जो है ये बढ़ोतरी होनी चाहिए जी, चाहे वो 5 साल के बाद हो, चाहे जैसे पे कमीशन हो। तो जैसे जैसे आपका महंगाई स्तर जैसा हो रहा है, तो वैसे वैसे जो फौजी जो पेंशन आए हुए हैं उनका भी तो वो पेंशन को बनाना चाहिए, उस लेवल में लाना चाहिए, जी, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। जी। ऐसे भी बहुत फौजी हैं जो क्या बोलते हैं जिनको बाद में नौकरी नहीं मिलता, हाँ, उसी पे आश्रित disabled है, हैं, उसी पे आश्रित हैं, उनके बच्चे उसी पे आश्रित हैं। जी 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 और ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जो एक्स सर्विसमैन को एडमिशन में कोई प्रायोरिटी नहीं देते, जी। कोई हमें वो कोटा तक नहीं मिलता। तो ऐसे में जीवन यापन करना बहुत ही मतलब दयनीय हो जाता है। तो समय समय पर जो मेरा जो मेरा खुद का जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे जैसे आपका पे कमीशन बढ़ता है होता है, तो इनका भी जो है जो स्तर है जी, इनका भी एक समान करना चाहिए हर रैंक के ऊपर। जी जी जो एक नया पेंशनर जो आ रहा है या जो पुराना पेंशनर आ गया है, उस स्तर को जो है उस समय इनको इक्वल करवाना चाहिए। मतलब उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय। उसको अन्याय को न्याय में तब्दील किया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना समय दिया है। तो देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवा जो हो सके, कम से कम पैसे से उनको परेशानी पैसे के कारण न झेलना पड़े। दीपक जी, एक बात आती है, आप लोगों के मन में ये भी बात भी आती होगी ना कि हमने देश के लिए इतने दिन तक सेवा की, 25 साल 30 साल 15 साल हमने नौकरी की, हमको पेंशन देने में सरकारें ना नुकर करती हैं, किंतु परंतु लेकिन करती हैं, लेकिन अपने 5 साल की नौकरी के लिए, कि वो 5 साल की नौकरी मतलब लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा में जाते हैं, 5 साल के बाद सारे जीवन उनको जो सुख सुविधाएं मिलती है सिर्फ 5 साल के लिए। तो वो मन में आता नहीं कि नेताओं के सामने भी अगर तानने की जरूरत पड़ जाए तो तान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो हमारे साथ। बहुत सही बात कहा आपने, और ऐसा इसके ऊपर एक अच्छा मतलब कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो सही बात है कि नेता 5 साल के लिए बने और पूरी ज़िंदगी भर उसका मतलब लाभ लेते हैं जी, सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमारी बातें आती है तो कह देते हैं कि भाई ये तो सैलरी इतना दिन तक तो लिए हो, अच्छी सैलरी लिए हो, ये सुविधा लिए, वो सुविधा लिए, अब क्यों ये कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें को नहीं सोचना चाहिए एक फौजी के। कई बार तो ये भी कह दिया जाता है कि मरने के लिए भर्ती होते हैं। तो ये चीज़ एक तो ऊपर से अपमान करना हो गई ये बात जी। और मैं समझता हूँ कि देखिए ज़्यादातर फौजी जो हैं नौकरी समझ के नहीं जाता है, ज़्यादातर फौजी तो देश सेवा करने जाता है, लेकिन
कई लोगों के हालात घर की परिवार की अच्छी नहीं होती थी, तो पैसा भी तो जरूरी है जीवन या मतलब हाँ, परिवार के भरण पोषण के लिए जी। तो उनके बारे में सोचना सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जो आप 5 साल वाली जो बता रहे हैं पेंशन वाली नेताओं की, इसके ऊपर भी डिसीजन लेना चाहिए जी। क्यों कैप्टन साहब? नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन मरने के लिए भर्ती हुए हो ऐसा शब्द वही निम्न मानसिकता से ग्रसित हाँ, कुछ खैर उसकी बड़ी राजनेता आलोचना है, हैं, देश ने बड़ी राजनेता आलोचना हैं, की उनकी जी। वो लोग ऐसी बातें कहे हैं, लेकिन उनकी बहुत आलोचना हुई, वो हमने देखा। मतलब वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से थे वहाँ से भी वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये सब है। और जो एक रैंक एक पेंशन की हम बात करें तो ये बहुत अच्छा हो चुका है, जो हर 5-5 साल में रिवाइज हो रहा है, और देखा जा रहा है कि भी जो पेंशन आए हैं और जो पहले से पेंशन पे हैं, दोनों में सिमिलरिटी रहे। इसको तो अभी काफ़ी किया गया। इसमें मुझे सौभाग्य मिला था जब मैं मणिपुर में था जी, सिख सिखलाई रेजिमेंट के साथ, तो वहाँ पर हमारे को ये टास्क दिया गया था कि जो एनुअलीज अपनी है, जो मतलब भिन्नताएँ हैं पेंशन में और किसी को नहीं मिल पा रही है ढंग से, तो उसको लिए आप एक बार देखिए। तो उस पर हम काम किए थे, तो हमने वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों को दिलवाए थे, जो उनका राइट था जी जी। तो वह सब किस बेस पे बना था? नई जो अपनी 1 रैंक 1 पेंशन नीति आई थी, उसके तहत उन लोग के वो क्लेम्स बने थे। जी जी जी, मतलब उसका लाभ मिला था लोगों उसका को, लाभ मिला, पुराने लोगों को भी लाभ मिला था और ये आगे मिलते भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं, उसको अपडेट होता जा रहा है समय समय पे। जी। स्वाभाविक है कि आज के हालात, जो आर्थिक स्थिति है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकारें निर्णय लेती हैं, उनकी नीतियां बनती हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक प्रशिक्षण भी दे पाएँ, इसलिए एक योजना लाई गई अग्निवीर की। इसकी भी बड़ी आलोचना हो रही कैप्टन साहब। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि नहीं, आप तो फौज के साथ मजाक कर रहे हैं, 5 वर्ष में वो 6 महीने में क्या ट्रेनिंग आप दोगे, और वो ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरह से वो युद्ध लड़ेगा, और फिर उसके बाद वो रिटायर, उसको 5 साल बाद आप रिटायर करके फिर से बेरोजगार बना देंगे। तो ये जो भाव प्रकट कर रहे हैं लोग, इसको एक फौजी होने के नाते आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना ठीक है सरकार की? बहुत अच्छी योजना है। देखिए, एक हमारा बच्चा जब 12वीं करता है, 10वीं 12वीं के बाद जाता है सेना में, एक आप देखिए वहीं पे कई ग्रेजुएट रहते हैं, कोई पीजी रहते हैं, पीएचडी किए रहते हैं, वो जगह जगह पे अपना नौकरी के लिए सर्वाइव करने के लिए तरसते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, और 10th और 12th बेस पे अगर उसको मिल रहा है, एक वहाँ जा कर के एक वो ट्रेंड सोल्जर बन रहा है। ट्रेंड सोल्जर बन करके जब वो दोबारा रिटायर होकर के आता है अपना समय कार्यकाल पूरा करके, तो वह उसके लिए विभिन्न स्थानों पे जगह खाली रहती है जहाँ परसेंटेज दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था बीएसएफ के भी 10% हम दे रहे हैं, तो ये सब वो भी उनको भी फायदा है कि उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है जो, और एक डिसिप्लिन मिल रहा है, एक उनको जो तैयार करने में जो समय लगता है वो उनका बच रहा है, और वह हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है। अगर वो कुछ अपना पर्सनल काम भी कुछ करता है लेकिन अनुशासित है, कल को जरूरत पड़ती है तो वो एकदम से आगे खड़ा होगा, चलो भी मैं भी पहुंचता हूं बॉर्डर पे। और ऐसा होता भी है, जैसा बोला जाता है कि फौज से जो रिटायर हो गए, बाय द वे वॉर पोजीशन आ जाती है, तो जो 5 साल से कम पहले गए हैं, मतलब 5 साल से पहले जो रिटायर हुए हैं, उनको एक बार रिकॉल करने का मौका दिया जाता है कि उनको बुलाया जाए। जी, और यहाँ पर तो हमारे पास ट्रेंड सोल्जर कितने सारे हो जाएंगे, जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा, कोई अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, कोई अपना पर्सनल कुछ काम कर रहा होगा, वो सब जब यूथ खड़ा हो जाएगा जी, कल को कोई ऐसी स्थिति होती है तो बहुत अच्छे से हम लोग किसी भी प्रकार के वार का हम लोग सामना कर सकते हैं। जी जी, स्वाभाविक है। कैप्टन साहब ने जो बात कही, मैं इत्तेफाक रखता हूँ उससे कि ये आज की तारीख में चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका भी जो कभी हमारे पैरों के नीचे रहा करता था, वो भी आंखें निपोरना शुरू कर दिया है। इस तरफ से भी मतलब कई हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आंखें लगाए बैठे हैं कि थोड़ा सा अवसर मिले तो हम इनको दबोच लें। ऐसी स्थिति में फौजियों की संख्या बढ़ाना, यूथ को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना, मुझे लगता है कि सरकार की इस योजना का विपक्ष द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक है। जी, मेरा मानना है कि मेरा अगर आपने ओपिनियन पूछा तो मैं एक बात बोलूँगा, आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में जो नौकरी कर रहा है, हर इंसान को, हर देश के हर नागरिक को 5 साल जो है सेना में देना चाहिए। जी 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 जी, कई देशों में है, कई देशों में ऐसा है। अगर ये हमें हर नागरिक, हर जवान, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा हो
चाहे वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का बंदा हो, हर एक बंदे को 5 साल फौज में लाइफ, मतलब हर भारतीय को, हाँ, हर भारतीय को कहा जाए जो मतलब अच्छा मतलब हस्त पुष्ट और डिसेबल ना हो, जी। उनको सर्विस देना चाहिए। तभी हमारा देश जो है एक महाशक्तिशाली देश बन सकता है और महागुरु देश बन सकता है। जी, कहा जाता है ना कि अमेरिका, जी, इंग्लैंड वगैरह में जी, तो कंपलसरी हर व्यक्ति जी, उसमें फौज में हाँ, जाता है और कुछ दिन वहां रह करके हाँ, सेवाएं मेरा देता वही है। है, मेरा अगर आप ओपिनियन मांगोगे तो मैं वही बोलूंगा कि उसी नागरिक को पहले नौकरी मिले जो 5 साल पहले जो है सेना को सर्विस दिया, उसके बाद उसको अपना जो है कल दूसरा सर्विस दो। तो फिर तो आप उसके पक्षधर हैं कि भाई 5 साल जो सेवा करके आ रहा है, पैसे भी पा रहा है जी। और कुछ सीख के आ रहा है, जी। तो वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उसके लिए तो सारे दरवाजे खुले, उम्र भी है उसके हाँ, पास, उसके लिए। तजुर्बा हो गया, नहीं, नया उसके पास। अभी जी। ऐसा हम जी। लोग देखने में भी आएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो चाहेंगे कि भाई उनको प्रायोरिटी दें, हाँ, क्योंकि देखें बोले वो क्या है, टाइम का पंचुअल होगा, अपना जो भी ईमानदारी से काम करेगा, एक डिसिप्लिन होगा, कोई भी अगर उसको बोला जाएगा तो काम करेगा। जैसे देखिए एक फौजी, हम बोलते हैं कि फौजी का मतलब होता है फौरन जी बोलना। जी। बोला गया, देखिए वो सामने 10 अच्छा, इसकी मीनिंग क्या निकाला? फौरन जी फौरन बोलना। जी बोलना। ये मतलब एक मतलब उसके, system- हाँ, उसके दिमाग में हमेशा ही रहता है कि जो कहा गया उसी को करना है। हुकुम का तो गुलाम। जैसे सपोज बोला गया, नहीं हुकुम का गुलाम हम गुलाम नहीं कह सकते, नहीं, इससे मतलब ये होता है कि वो अनुशासित है, वो अनुशासित, अनुशासन। एक जी, discipline। जी, इसका मैं एग्जांपल बताऊं, बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है जी। और बोला जाएगा चेस्ट नंबर सो एंड सो, यस सर, वो बरगद का पेड़ देख रहे, बोले हाँ, जाओ उसको लात मार के गिराओ। नो आर्ग्यूमेंट, आप जाइए, लात मारिए, मारते रहिए, जबकि हिलेगा भी नहीं, जी। मतलब लिंक करना है। ओबे आपने करना है। जी। तो वो उसका लॉजिक ये रहता है कि कल कोई वॉर प्लानिंग होगी तो जो कमांडर ने कह दिया कि इस डायरेक्शन से आपको जाना है, इससे आपको जाना है, इस तरीके से हरकत करना है, तो नो आर्गुमेंट, जी। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो एक प्लांट मैनर में कर रहे हैं। हम अपना दिमाग लगाएंगे, 10 का दिमाग लगेगा, वो चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है। जी, 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 जी। जो टारगेट हमने अचीव करना है उसमें हमें दिक्कत आ सकती है। कल्पना कर तो सकते हैं उसकी। उस प्रकार के जब सैनिक जी। किसी प्राइवेट सेक्टर को मिलेंगे तो बड़ा मतलब उसका एक प्रभाव जब देखेगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो देखेगा, वो सब में प्रभाव पड़ेगा उसका, और वो चाहेगा भी कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन को रखूं, डिसिप्लिन जो भी हमारे सिटीजन हैं उनको रखूं। जी, जी। दीपक जी, आप इसके पक्षधर हैं अग्निवीर वाले मामले में? कई बार जैसा आपने कहा कैप्टन साहब ने कि एक आदेश दे दिया जाता है कि आपके बरगद के पेड़ को लात मार के गिराना है, नहीं गिरेगा फिर भी उसको करना है। तो ये जो भाव है, यही भाव तो कारगिल में भी हुआ होगा कि आपको चढ़ना है, जी जी बस, चाहे खड़ी चढ़ाई हो चाहे टेढ़ी हो, जैसे भी आपको चढ़ना है और उनको मारना है। जी जी। तो इस आदेश को मानने की जिसकी 5 साल आदत पड़ गई होगी तो स्वाभाविक है वो तो स्वाभाविक है, बहुत अनुशासित जीवन जिएगा और जहाँ भी काम करेगा वो अच्छा बड़ा करेगा। सम्मान पाएगा। जी। तो फिर क्यों विरोध करते हैं लोग? ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा अब तो कह सकते हैं, अब तो रिटायर हो गए, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। सही बात है। ये जो विपक्ष का जो है ना, वो जनता को भड़काने के लिए, जो सरकार का जो नीति है उसके प्रति खिलाफ भड़काने के लिए ये बहुत सारे मतलब मुद्दे को इशू क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि बोलते हैं इन लोग कि 5 साल के बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे या इनका लाइफ बेकार हो जाएगा। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जब जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए आप क्या मतलब कर दिए? पहले अगर ये बाद में बेरोजगार हो जाएगा तो अब आपने क्या कर लिया? जी, तो 5 साल वहाँ जाएगा। जो यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं युवा, वो 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद वहाँ जाके अग्निवीर में अगर भर्ती हो जाता है तो उसमें गलत अच्छा, क्या उनको है? पढ़ने के लिए भी अवसर मिल रहा अवसर है, मिलेगा ही, उसमें भी मिल रहा है। इसमें जी। गलत क्या है? 5 साल के लिए वहाँ जाएगा। वहाँ अब दूसरी बात इसमें और भी ये है कि जब आप अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें आप सीखते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जब आप 5 साल के बाद वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ करने के काबिल बन जाएंगे। हाँ, मानसिक आपको अगर विकास हो फ्री में गया छोड़ दिया रहता जाए है। ना, जी। बहुत से बंदा जो आता है ना उसको आप कहीं फ्री में भी छोड़ दे, कुछ मत दो उसको, वो कुछ ना कुछ वो कर लेगा अपने आप। इतना वो उसको मतलब टैलेंट हो जाता है उसके पास। जी, जी, 10 लोगों तरह के लोगों से मिलता है वहाँ पे, तो पूरे देश के लोग मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग भर्ती हुए होंगे, सबके उसके दोस्त यार बन जाएंगे, सब अपना तजुर्बा शेयर करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें नई चीज़ सीख के आएगा वो। जी, 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 जी। और जो इसमें एक चीज़ और है कि जो बोलते हैं कि जो पढ़ लिख के लोग लाइफ ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे सोचने वालों को मेरा एक सुझाव है कि अब पढ़ लिख के अपनी लाइफ बनाइए, अब मत जाइए वहाँ। जो ऐसा चाहते हैं कि पढ़ लिख के मेरी लाइफ बनाना है तो बनाइए, उनको थोड़ी बोलने कि हमको आप जाना ही जाना है। हाँ, जबरदस्ती थोड़े पकड़ के ले जा रहे हैं आप आपको। पढ़िए लिखिए, वैज्ञानिक बनिए, जी, इंजीनियर बनिए, जी। टीचर बनिए। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा कि आप उधर ही जाइए, आप टीचर मत बनिए।
तो ये जो भड़का रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा। मतलब किसी को पकड़ के तो खींच के नहीं ले जाया जा रहा। लोग हाँ, कभी सुरक्षा कभी के जा रहे हैं। कभी बताते, हमारे पिताजी वगैरह बताते थे कि पहले अंग्रेजों के जमाने में तो पकड़ पकड़ के ले जाया जाता खींच के ले जाते था। थे। हमारे परदादा थे, उनको पकड़ के ले जाया गया था फौज में। वो टाइम अलग था, तो वो टाइम अलग था। आज तो मुझे लगता है कि वहां भी लोग रिश्वत देने को तैयार रहते हैं कि भाई हमारी नौकरी लगवा दो, उसके लिए 2-5 लाख रुपए अगर लगेंगे तो मैं खेत बेच के दे दूंगा, ऐसा भी। अब वहाँ रिश्वत चलती है कि नहीं चलती, आप ज्यादा जाने। आर्मी के अंदर ये सब नहीं है। लेकिन ऐसे आर्मी के अंदर ऐसा सच्चाई करते हैं। और मतलब ये सब है। मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा, आज उस विषय वही बात नहीं मैं कर रहे, अभी आपके माध्यम से बोलूंगा लेकिन कि जो लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी का जो अकाल है वो भी एक कारण है कि लोग चाहते हैं कि भाई एक अच्छी नौकरी मुझे मिलेगी, सम्मान मुझे मिलेगा, देश सेवा करूंगा। तो इस भाव से जाने वालों को अगर आप सिर्फ नौकर के हिसाब से सोचते हो तो मुझे लगता है कि अग्निवीरों के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बात सही कह रहे हैं। जो मैं कह रहा था कि देखिए हम जैसे बात करें, अग्निवीर तो बहुत अच्छी स्कीम है, ये तो राष्ट्र के हित के लिए है। हाँ, युवा मतलब फौज युवा बनेगी हमारी, युवा जी। फौज बनेगी और भविष्य में वो युवा फौज का जो हम असर देखेंगे, जी। जिस भी समाज में जहाँ भी वो जाएंगे काम करेंगे तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आज अगर हम, जैसे अभी हर रोज खबर आती है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद अभी कुछ दिनों से जो ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, विशेष करके हिंदू इलाके में जो आतंकवादी आके अपनी गतिविधियों को या लोगों को मारने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए पहाड़ में, जंगल में, इनमें ऐसे ही लोग तो जो बिल्कुल युवा हैं, बिल्कुल। जिनके अंदर वो जज्बा है कि नहीं राष्ट्र के दुश्मन है, इनको मारना है, तो वही लोग तो ज़्यादा जा पाएंगे। चिरंजीव साहब सही बात। तो और एक बात बिल्कुल, मैं आपके जो सहमत आप जी, जो आपने कहा रिश्वत की बात, मैं आपके वो मैंने प्रयास में कही, प्रयास में कही मैं मैंने। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जो सेना में सिलेक्शन होता है वो कई लेवल पे होता है। जी, एक रनिंग अलग देख रहा है, फिजिकल के बाकी टेस्ट अलग देख रहा है, रिटर्न अलग देख रहा है, कई पैरा मेडिकल इसमें आ जाते हैं ना, तो पैरामीटर्स। मेडिकल। तो ये सब होते हुए कभी भी वहाँ रिश्वत की बात नहीं हो सकती। जी। चली नहीं, कोई एक ही जगह एक ही के हाथ में कंट्रोल हो तो बात अलग। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो दलाल टाइप पे घूमते रहते हैं, ये हाँ, क्या हम करते करवा हैं? देंगे। जी हाँ, ये 10 बच्चों से ले लिए पैसे, 1-2 का हो गया, बस हो एक गया। दो का अपनी मेहनत से हो गया तो वो पैसा पॉकेट में, और बाकी का वापस देते देते उनको भी रुला देते हैं। जी जी तो जी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यूथ को बोलूँगा, कहीं पर भी कोई अगर आपको ऑफर देता है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि दलाल है, उसके चक्कर में मत पड़िए। चोर है, वो बेईमान है, चोर कह है, लीजिए, बेईमान दलाल ना है, कहें उसको, जी। वो आपका काम कभी नहीं कर पाएगा। तो आपको मोटिवेट करेगा, हाँ थोड़ा बहुत कमी होगी तो मैं खींच दूंगा, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, आप अपनी मेहनत से सफल होगे और वो पैसा हराम का ले लेंगे। जी तो जी, जी। कभी उनके चक्कर में मत पड़िए। और बाय द वे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा उससे वसूल करने में भी आपको काफी दिक्कतें आएंगी। हाँ, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए दिया है तो 50,000 काट के भी देगा तो मन में यही भाव आता है, चलो 1.5 लाख तो दे दिया, ईमानदार आदमी है। हाँ। मतलब उसमें भी बस वही तो वो हर तरह से कभी कमाता है भी, पैसा। जी। मतलब जो भी सेना में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप हाथ खींच लीजिए। कहीं कोई ऑफर देता है तो आपको सबसे पहले उसको आप एक बेईमान की दृष्टि से देखिए, हाँ। उस पर कतई विश्वास मत करिए। हाँ। आप विश्वास करिए अपनी मेहनत पे और मेहनत पे। सिर्फ मेहनत। आप मेहनत करोगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को, आप फौज में जाने की इच्छा रखते हैं और आपको कोई इस तरह का दलाल, चोर, बेईमान मिलता है तो पहले तो 10-5 जूता उसी को मारिए। बिल्कुल सबसे सही। बड़ी देश सेवा तो वही है, बहुत वहीं से आपकी देश सेवा शुरू होगी। आप अगर जूता नहीं मार पाए तो उसकी कम से कम रिपोर्ट करिए। हाँ, कहीं ना मतलब कहीं जो जूता मारने चैनल का आप, मतलब वही जो भी होता आपका है, जी। चैनल बनता है, जी। बताइए आप जी। अपने पेरेंट्स को आप बताइए, पेरेंट्स आपके कोई ना कोई एक्शन करवाएंगे हाँ, मतलब सबसे पहले राष्ट्रभक्ति का परिचय आपको वहीं देना वहीं है। देना जी। है, ताकि और लोग कोई भी उनके झांसे में ना फंसे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे जिस तरह का माहौल है, चलते चलते आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जी तो कभी ऐसा अगर अवसर आए कि भाई चलिए एक स्ट्राइक आपके जमाने के हिसाब से करना है, जी तो अभी मन कहता है, अभी बाहें फड़कती हैं? अभी भी हमारे जो कोरबा के और या भी पूरे भारत के एक्सर्विसमैन, हमें जहाँ पर भी, चाहे कोरोना में भी हमने ड्यूटी करके दिखाया। जी इसी छत्तीसगढ़ और कोरबा के अंदर पुलिस के साथ हमने जॉइंट ऑपरेशन मतलब ड्यूटी किया। जहाँ हमें जहाँ भी जरूरत पड़ा, चाहे पेशेंट में, हॉस्पिटल में, बोले कई हॉस्पिटल में भी हमने ड्यूटी किया। तो अभी भी हमारे अंदर ऐसा जज्बा है देश के प्रति कि अभी भी हमें अगर बोलेगा कि पाकिस्तान के टावर में हमको कल हिट करना है, हमारे अभी भी सैनिक तैयार है जाने के लिए, रिटायर्ड होने के बाद भी। जी हम अभी भी वो जो है, हम इतना दम रखते हैं अपने देश की रक्षा के लिए।
चाहे हमारी देश की आन बान शान के लिए। जी दीपक जी, जी। आप तो चिरंजीवी साहब से जवान हैं जी। तो आपका तो और आपकी बाहें फड़कती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं जी एक बस आदेश मिलना चाहिए, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने को तैयार है। जी कैप्टन साहब आपका। नहीं, बिल्कुल सर, आज भी हमें वो जज्बा है। जी बहुत कुछ हम आगे कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी बॉर्डर पे जा करके तो हम वास्तव में उनको लोहे की चंदन चबा सकते हैं। जी 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 हमें अगर अभी भी अगर यहाँ पर भी चलते हमारे कोरबा में भी एक जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हुआ भी होगा, जब जरूरत पड़े तब हमें बुला ले, रात 2 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, हमें उठा ले और हम मरने के लिए तैयार हैं। और सर सर्जिकल हम स्ट्राइक अपने की देशवासियों जहाँ को तक हम बचाने बात के लिए करें, तैयार जी सर्जिकल हमें स्ट्राइक ऐसा जब ट्रेनिंग हुई दिया थी, गया। ये आंकड़े कुछ आए थे कि उस समय पाकिस्तानी आर्मी के अपनी पोस्टें छोड़ छोड़ के भागे, कईयों का वहाँ कोर्ट मार्शल हुआ। मतलब उनमें दम नहीं है, वो हट्टे कट्टे जरूर हैं, दम किस में है? जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिसको आतंकवादी बना दिया गया, जिसको मतलब कई गलत वीडियोस दिखा करके उसमें खून खौला दिए, उसको एक ट्रैक दे दिए, उसके घर वालों को ऐड कर दिए, बोले आपके घर वालों को हम इतने लाख रुपए पहुंचा देंगे। वो एक मरने मिटने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी फ़ौज की बात करें तो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये साबित हुआ कि कई पोस्ट छोड़ के भागे हैं वहाँ से। जब हमारे फौजी वहाँ जा गए, उनके वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके घुसे और वहाँ आतंकवादी जो कैंप चल रहे थे उनको ध्वस्त किए, तो उस गड़गड़ाहट से वो सोचे कि वास्तव में कहीं वार तो नहीं छिड़ गया, वो ऐसा सोच के भागे। और ये आंकड़े कुछ आए हैं जिसमें कि मतलब उनके कईयों के कोर्ट मार्शल भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फौजियों के सामने उनकी क्या औकात है। चीन जैसे लोगों को जब हमने हाथ से मार मार के कितने लोगों को निराल कर दिया था, और 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने के बाद इसी देश की फौज ने किया था, वो सब वो दृश्य तो उन लोगों को जरूर याद होंगे जो उस समय थोड़ा जवान रहे होंगे या समझदार रहे होंगे। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड काफी लंबा है और काफी लंबा तक चलेगा, उसको कोई नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो ये वो जो लोग कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, तो वो बात यही कि हमारा देश भावना प्रधान देश है। भावना एक साथ जब इकट्ठा हो गई कि नहीं अब इसको निपटाना है, तो फिर फौज के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। जैसे आज खड़ा है कारगिल विजय दिवस के दिन, सबके मन में भाव है, सबको याद है कि 25 साल पहले कैसे हमारे फौजियों ने अपनी शहादत दे करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। वो भाव आज भी जिंदा है और ये भाव हमेशा जिंदा रहेगा। चलते चलते कैप्टन साहब क्या कहेंगे आप इस दिवस पर पूर्व सैनिकों की तरफ से? मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो भी काम करते हैं उसको लगन के साथ करें। कहीं पर भी अगर आप जाते हैं कोई इंटरव्यू देने, उसकी तैयारी करिए, कभी किसी पे आश्रित मत होइए, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए और अपने आप पे विश्वास करिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप सोचेंगे हम आपस में डिस्कस करेंगे तो इसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, नहीं। आप लोगों का कंपटीशन पूरे कंट्री लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। मेहनत करिए, आपस में नॉलेज का शेयर करिए और आगे बढ़िए। हमारी मिट्टी में वह दम है जो दम हमारे कारगिल के वीर सैनिकों ने दिखाया उस समय, अदम्य साहस पराक्रम, जिसको आज विश्व पूरा लोहा मानता है और विश्व में उस रिकॉर्ड को कभी कोई तोड़ने का साहस भी नहीं कर सकता, हमें ऐसा विश्वास है। तो आप उस मिट्टी के पले बड़े हो, आप लोग अपने आप पे विश्वास करिए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। धन्यवाद जी, कैप्टन साहब के नवयुवकों को के लिए दिए गए संदेश के साथ हम विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। कारगिल विजय दिवस की आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आपको कार्यक्रम देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।